नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है नागरिक शास्त्र 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो आज हमारा 8वां लेक्चर है और यह 8वां लेक्चर जो है वह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से संदर्भित है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में 2024 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पढ़ाने का मूल मकसद है कि आप यह जानें कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हमें किस प्रकार से लिखना है और कितना लिखना है, इसी पर विशेषकर कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर आपको नज़र रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मूलवासियों के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख कीजिए। मूलवासियों के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख। अब आपको जानना है कि मूलवासी मतलब मूल निवासियों का क्या आशय है। मूल निवासी जब कहा जाता है तो उसका अभिप्राय क्या है। अगर मूल निवासी को जानेंगे कि किसी भी देश में किसे मूल निवासी कहा जाता है तो अपने आप यह चीज़ आप और बढ़ा सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हेडिंग डाला गया कि मूल निवासियों के से आशय क्या है। अब यहाँ इस आशय को डिफाइन किया जा रहा है किसके द्वारा। यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक वर्किंग ग्रुप ने मूल निवासियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ जो परिभाषा ली गई है वह किसके अकॉर्डिंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्किंग ग्रुप ने मूल निवासियों को इस रूप में प्रभावित किया। किस रूप में, किसे कहा जाएगा वह परिभाषित कर रहा है, अर्थात कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। उन लोगों के वंशज जो उसी देश के रहने वाले थे, जो किसी बाहरी देश से वहां नहीं आए या नहीं लाए गए थे, इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। दो बातें। मूल निवासी कौन है। मूल निवासी को पहला चीज याद रखिए कि इन्हीं को आदिवासी भी कहा जाता है। और मूल निवासी हैं कौन लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग यह बताया जा रहा है, वर्किंग ग्रुप के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। ऐसे लोग जो उसी देश में शुरू से ही रह रहे हों, अर्थात उसी देश में रहने वाले लोग, जो बाहर से नहीं लाए गए हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं या बाहर से नहीं लाए गए हैं, उन्हीं लोगों को मूल निवासी या आदिवासी कहा जाता है। तो मूल निवासी को डिफाइन किसके द्वारा किया गया, वर्किंग ग्रुप ने। अब आगे बढ़ा रहे हैं बात को, देखिए। बाद में वहां और बहुत से लोग आकर बस गए। ये तो उन देशों से संदर्भित जो उसी देश के मूल रूप से आए हैं, न बाहर से लाए गए, न बाहर से आए हैं, न बाहर से लाए गए हैं। अब कि ऐसे देशों में वहां और बहुत से लोग आकर के क्या हुए, बस गए। और कई जगह पर तो इन विदेशी लोगों ने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर अपनी भलाई के लिए उनका भरपूर शोषण किया गया। तो हमें यह पता चल गया आदिवासी या मूलवासी एक ही भाव में लिया जा रहा है। तो मूल निवासी जो उस देश में शुरू से ही रह रहे हैं, ऐसे स्थानों पर बाहर के लोगों ने आकर के उन पर अपना आधिपत्य ही नहीं जमाया, बल्कि उन पर पूरी तरह से अपनी प्रभुता को भी दिखाई, अपनी सांस्कृतिक संस्कृतियों को भी लाद दिया या मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित किया
और यही नहीं किए बल्कि बाहर से आने वाले लोगों ने अपनी भलाई के लिए उनका भरपूर शोषण भी किए, उनका भरपूर क्या किए, शोषण भी किए। अब आंकड़े दे रहा कि विश्व के 70 देशों में मूल निवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ बताई जाती है। 70 देशों में अगर देखा जाए तो मूल निवासियों की जो संख्या है लगभग कितनी बताई जा रही है, 30 करोड़ बताई गई है। 16वीं सदी में, अब यहां दिखाई जा रहा है कि 16वीं सदी में स्पेन ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी में स्पेन ने किस पे कब्जा कर लिया, फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। और 1858 में इन प्रदेशों को उसने अमेरिका को दे दिया। स्पेन ने जहां फिलीपींस पर कब्जा किया, वहीं 16वीं सदी में, वहीं 18वीं कह सकते हैं 19वीं सदी में इन प्रदेशों को उसने किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया। फिलीपींस को 1946 में, यहां देखिए 1898 में अमेरिका को दिया और फिलीपींस 1946 में स्वतंत्रता मिली। वहां के कोर्डिलेरा क्षेत्र में, वहां का फिलीपींस का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूल निवासी रहते थे। 20 लाख मूल निवासी वहां रहते हैं। यही घटना बताई जा रही चिली में रहने वाले मूल निवासियों में, जिसमें मापुसे लोग की संख्या लगभग 10 लाख है। चिली में मूल निवासियों की संख्या लगभग कितनी है, 10 लाख बताई गई है। अफ्रीका के मूल निवासी बर्बर और सान कहलाते थे। बर्बर थे और वो क्या कहलाते थे, सान कहलाते थे। बांग्लादेश के संदर्भ बताया जा रहा, चटगांव पर्वतीय इलाकों में लगभग 6 लाख आदिवासी अर्थात मूल निवासी थे, रहते हैं। कितने लोग, चटगांव में लगभग 6 लाख मूल निवासी रहते हैं। तो यहां जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इनका अपना देश था, इस पे स्पेन ने आक्रमण किया, बाद में 1898 में अमेरिका को दे दिया, 1946 फिलीपींस स्वतंत्र हुआ। इसी क्रम में दिखाया जा रहा है चिली में मूल निवासियों की संख्या 10 लाख थी, वहीं अफ्रीका के मूल निवासी जो बर्बर और सान कहलाते थे, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय इलाकों में लगभग 6 लाख आदिवासी, जिन्हें हम मूल निवासी के रूप में रहते हैं। आगे देखिए, मूल निवासियों की शिकायत है। अब मूल निवासियों का शिकायत क्या है, मूल निवासियों का इस विषय पर शिकायत क्या की, उनकी शिकायत है कि उनके नागरिक राजनीतिक अधिकारों का हनन हुआ है। मूल निवासियों के नागरिकों की क्या शिकायत है, वहां के मूल निवासियों की यह शिकायत है कि हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं, बाहर से आने लोगों के द्वारा हमारे राजनीतिक अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों को, उत्तरी अमेरिका की बात देखें, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों को रेड इंडियंस भी कहा जाता है और इनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता रहा। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। और रेड इंडियंस, इनके खिलाफ भी कहा जाए तो भेदभाव होता रहा है। मूल निवासियों के अधिकारों या उनकी कठिनाइयों के संबंध में विचार करते हैं तो मुख्य रूप से 3 समस्याओं की ओर हमारा ध्यान जाता है। यह सारी बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमें देख रहे हैं कि यदि हम मूल निवासियों के अधिकारों, उनकी समस्याओं पर विचार करें तो हमें 3 बिंदुओं की ओर लेकर चलता है, ध्यान हमारा आकृष्ट करता है। पहला है पर्यावरण का मुद्दा, दूसरा है मूल निवासियों के उपलब्ध संसाधन का प्रश्न। पहला क्या था, पर्यावरण का था, दूसरा बिंदु क्या था, संसाधन का प्रश्न, क्योंकि संसाधन ही उनके जीवन निर्वाह का क्या बनता है, आधार। इन निवासियों की राजनीतिक शक्ति हासिल
करने की चाह। पर्यावरण का मुद्दा, संसाधनों का प्रश्न, क्योंकि संसाधन उनकी जीविका के आधार थे। और तीसरा बिंदु था इन निवासियों की राजनीतिक शक्ति हासिल करने की जो इच्छाएं हुई वह थी। मूल निवासियों के अधिकार। अब आइए, आप क्या हेडिंग डाला गया कि मूल निवासियों के अधिकार। सांस्कृतिक पहचान की क्षति, जो बाहर के लोग आए उससे हमारे मूल निवासियों का क्या हुआ, सांस्कृतिक पहचान की क्षति हुई। मूल निवासियों से हमारी सांस्कृतिक पहचान की क्षति हुई। मूल निवासियों की अपनी पृथक बोलियां, रीति रिवाज, नृत्य, पोशाकें हैं। जब भी कभी उनकी भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो मूल निवासियों को इसका परिणाम अपनी पहचान की क्षति के रूप में भुगतना पड़ा। जब भी मूल निवासियों का विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा तो सबसे पहली क्षति क्या हुई कि उन्हें अपनी पहचान की क्षति उठानी पड़ी। अपने पहचान का जो उनका था वह तोड़ा गया। दूसरा है शक्ति व अधिकारों से वंचित। कई देशों के मूल निवासी तो आज भी देखा जाए तो कई देश ऐसे हैं जहां के मूल निवासियों को तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से क्या किया जा रहा, वंचित किया जा रहा। आज भी बहुत से ऐसे मूल निवासी हैं जिन्हें उसने अपने ही देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से बच्चों वंचित किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें मारने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शक्ति और अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तीसरा है भूमि व संसाधन। मूल निवासियों की अर्थव्यवस्था खतरे में है क्योंकि जंगल गायब हो रहे हैं, वन्य जीव जंतुओं की संख्या घट रही है, उन्हें उचित आवास, निवास, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यह भूमि संसाधन में कहा जाए तो ऐसे मूल निवासी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खतरे में पड़ी हुई है। जहां पर देखा जाए कि जंगल गायब हो रहे हैं, वन्य जीव जंतुओं की संख्याएं कम हो रही हैं, उन्हें आवास, निवास, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। न स्वास्थ्य की न चिकित्सा की किसी भी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। अगला है प्रदूषित पर्यावरण। वृक्षों के फैलाव में कमी के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मूल निवासियों की गरीबी भी बढ़ रही है और उनकी आयु भी घट रही है। आदिवासियों से आशय। अब यहां आपकी हेडिंग क्या पड़ी है, आदिवासी से आशय। तो देखिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में कहां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में मूल निवासियों को आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। 1989 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1989 की घटना में याद रखिएगा, 1989 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एक समझौते को मान्यता प्रदान की गई। और इस समझौते में क्या मान्यता प्रदान की गई, मान्यता यह प्रदान की गई कि कोई भी राज्य या जन समाज इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मूल निवासियों की अपनी एक अलग पहचान है। कोई भी समाज, कोई भी राज्य यह नहीं इनकार नहीं कर सकता कि मूल निवासियों की अपनी एक क्या है, पहचान है। इनकी पहचान और अखंडता बनाए रखी जानी चाहिए। किसी भी देश को यह कहा जा रहा है कि इनकी भी अपनी पहचान और अपनी अखंडता को बनाए रखी जानी चाहिए। मूल निवासी और जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं, अगला हेडिंग है। तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध संविदा कहती है कि कौन कौन से सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय समझौते संविदा में
यह निर्धारित किया गया है कि उनके आधार पर कि मूल वंश, रंग, भाषा, मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न बरता जाए। मूल वंश, रंग, भाषा और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखा जाए। 1975 में स्थापित मूल निवासी विश्व परिषद एक गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्था है। 1975 में क्या स्थापित किया गया? मूल निवासी विश्व परिषद। मूल निवासी विश्व परिषद एक कैसी संस्था है? एक गैर सरकारी संस्था, स्वयं सेवी संस्था है। मूल निवासियों के बारे में इससे सलाह ली जाती है। मूल निवासियों के बारे में इस परिषद से, कौन से? मूल निवासी विश्व परिषद से सलाह ली जाती है। उनके अधिकारों के बारे में वह संयुक्त राष्ट्र संघ को सुझाव दे सकती है। इनके अधिकारों के बारे में यह कौन सा सुझाव देगा? आदिवासी विश्व परिषद के माध्यम से सुझाव दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1982 में मूल निवासियों के विषय में एक वर्किंग ग्रुप की रचना की गई। वह यह सलाह देता है कि मूल निवासियों के विरुद्ध भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्किंग कमेटी के द्वारा सुझाव दिया जाता कि मूल निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा कि वह एक ऐसे मंच के रूप में भी काम करता है। वर्किंग कमेटी एक ऐसे मंच के रूप में भी काम करता है जो हर वर्ष मूल निवासी के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाता है। इसमें करीब 600 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सभा में इस बात पर भी विचार विमर्श होता है कि मूल निवासियों की समस्या का हल क्या है। यहाँ यह भी निदान किया जाता है कि मूल निवासियों की समस्याएं क्या हैं और उस समस्याओं के लिए उनका सलूशन क्या है इस वर्किंग कमेटी में। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए? जब भारत देश आजाद हुआ तो देश के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? उन प्रमुख चुनौतियों में 2 चुनौतियों का वर्णन करना है और उन 2 चुनौतियों में यह बताना है कि उस चुनौतियों का समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। आइए, लिखा गया कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सम्मुख उपस्थित 3 प्रमुख, देश के सामने उस समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बाद, उनमें 3 प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पंडित जवाहरलाल ने अपने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में स्वतंत्रता के बाद देश के सामने 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया या लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे पहली समस्या देश के सामने थी एकता की समस्या। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने अगर कोई समस्या थी, एकता की समस्या। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की समस्या। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण की समस्या थी। देश की प्रगति और विकास की समस्या, देश की प्रगति और विकास की समस्या। तत्कालीन भारत के सम्मुख उपस्थित यही 3 प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी थी? एकता की समस्या, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की समस्या और तीसरी बिंदु था प्रगति और विकास कैसे किया जाए, यह समस्या थी। एकता की समस्या, आप हेडिंग डालेंगे, एकता की क्या समस्या थी? पहली कठिन समस्या थी कि एकता यानी भिन्न भिन्न भाषाएं। एकता का मतलब क्या था कि देश के अंतर्गत अनेकता में एकता। अनेकता कहाँ? अनेकता बोलियों में अनेकता वाले, अलग अलग, जहां बोलियों में अनेकता है वहां अलग अलग मजहबों, अलग अलग रीति रिवाजों से
बंधे हुए लोगों के बीच मेल मिलाप बना रहे। सबसे बड़ी समस्या थी देश के सामने, एक चुनौती थी कि देश में एकता को कैसे लाया जाए, जबकि देश विविधताओं से भरा हुआ है। और भारत के संदर्भ में कहा भी जाता है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता स्थापित। और जैसी अनेकता की बात कहा जाए तो हम भाषा में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मजहबों में, रीति रिवाजों में काफी भिन्नताएं हैं, उनमें एकता को स्थापित कैसे किया जाए, कैसे मेल मिलाप बनाया जाए। देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में था, पूरे देश की यह सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इस ताने बाने को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताना बाना और जो सामाजिक ताना बाना थे इनको कैसे हम एकता के धागे में पिरोए, यह देश के सामने कहा जाए तो एक बड़ी समस्या थी। अगला है कि लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। दूसरा है लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। एकता का स्तंभ होगा लोकतंत्र। ये तो ला दिया गया भाई, एकता हम किसके माध्यम से लाएंगे? लोकतंत्र के माध्यम। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर एकता अगर लाया जाएगा तो किसके आधार पर लाया जाएगा? लोकतंत्र के। लोकतंत्र, एकता का स्तंभ क्या होगा? लोकतंत्र, अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता, हम एक ऐसी शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसकी सर्वोच्च सत्ता कहां है? जनता के पास हो। लोकतंत्र सभी की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन करता है। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जो सभी की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन करता है। तीसरा बिंदु था प्रगतिशील राष्ट्र यानी सभी के लिए न्याय। सभी के को क्या मिले? न्याय। तो लोकतंत्र अपने आप में कोई साध्य नहीं है, लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं, वह तो लक्ष्य तक पहुंचने का क्या है? एक साधन। लोकतंत्र साध्य नहीं है बल्कि एक उस लक्ष्य तक पहुंचने का लोकतंत्र क्या है? एक माध्यम है, साधन है। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जिसमें न तो अशिक्षा रहे और न ही गरीबी रहे। एक ऐसे राष्ट्र की बात कहा जा रहा है जिसमें न कोई अशिक्षा रहे और न ही क्या रहे? गरीबी रहे। यह तीसरी प्रमुख चुनौती थी कि गांधी जी ने कहा था कि मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। मेरे सपने का स्वराज क्या होगा? वह गरीबों का स्वराज होगा। गरीबों की गिनती में किसान तो आते ही हैं, किंतु इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों मेहनत कर मजदूर भी आते हैं। गरीब के अंतर्गत कौन आता है? किसान तो आते ही हैं, लेकिन इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों लोग मेहनत करने वाले मजदूर भी आते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व आया। भारत का विभाजन हुआ तो वह एक और भी देश, भौगोलिक परिस्थितियों में कहा जाए एक और देश का निर्माण हुआ जो पाकिस्तान। यह भारत के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन इसके साथ ही अनेक विकट समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद समस्या का कुछ सलूशन जो मिला उससे ज़्यादा हम देख रहे हैं उसके विभाजन के फलस्वरूप अनेक विकट समस्याएं भी देश के सम्मुख खड़ी हो गई। विभाजन जनित अनेक समस्याओं का भारत ने दृढ़तापूर्वक सामना किया, बहुत सारी समस्याओं का सलूशन किया, किंतु कुछ समस्याएं दीर्घकालिक सुनी। बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उनका सरकार के द्वारा सलूशन भी किया गया, समाधान लाया गया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जो दीर्घकालिक सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के 72 वर्षों बाद भी विद्यमान इन समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। आज 72 वर्ष के बीतने के बावजूद भी कहा जाए तो यह एक नई समस्या, एक गंभीर रूप को धारण कर लिया है। राष्ट्रीय एकीकरण एक दीर्घकालिक एवं चिरस्थायी प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? एक दीर्घकालिक और चिरस्थायी प्रक्रिया है जो भौतिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक निवेश की एक दीर्घकालिक आपूर्ति की मांग करती है। एकीकरण क्या है? एक दीर्घकालिक
और चिरस्थायी प्रक्रिया है। एकीकरण जो भौतिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक, भावात्मक और आध्यात्मिक निवेश की एक दीर्घकालिक आपूर्ति की मांग करती है। इसमें पारस्परिक समझदारी तथा राज व्यवस्था के विभिन्न खंडों के मध्य निरंतर एक वाद विवाद या संवाद की मांग रहती है। इसमें वाद विवाद और संवाद की मांग रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है। पंडित जवाहरलाल ने अपने भाषण में कहा था कि भारत केवल एक क्या, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, परंतु भारत एक का मस्तिष्क ही कुछ ऐसा है जो विदेशी प्रभावों को आमंत्रित करता है। भारत केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत का मस्तिष्क ही कुछ ऐसा है जो विदेशी प्रभावों को क्या करता है, आमंत्रित करता है और इन प्रभावों की अच्छाइयों को एक सुसंगत तथा मिश्रित बपौती के में समावेश कर लेता है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धांतों को नहीं उत्पन्न किया है। दुनिया का कहीं भी जाएंगे, विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धांतों को नहीं अपना पाया है, नहीं उत्पन्न किया, क्योंकि यहाँ यह हजारों वर्षों से एक सभ्य सिद्धांत बन गया है और यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धांतों को नहीं उत्पन्न किया, क्यों? क्योंकि यह हजारों वर्षों से एक सभ्य सिद्धांत बन गया है। कौन सा? विविधता में एकता एक सभ्य सिद्धांत बन गया है और यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। इस विभिन्नता को भारत से निकाल देने पर भारत की आत्मा ही गायब हो जाएगी। अगर इस विभिन्नता को निकाल दिया जाए तो सत्य में भारत की आत्मा ही अपने आप में क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में इसी संयुक्त सभ्यता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर मजहब, हर जात, हर विश्वास का दिल से आदर किया जाता है, चाहे वो कोई किसी भी जात का हो, चाहे किसी मजहब का हो, उसे उसी विश्वास से उसका आदर किया जाता है। भारतवासियों की भाषाएं तथा धार्मिक पहचान चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस कठोर व्यवस्था को किसी दूसरे पर थोपने का प्रयत्न नहीं करते। भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस तथा कठोर व्यवस्था को किसी दूसरे पर थोपने का प्रयास भारत के अंदर नहीं पाया जाता। हमारे लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं, जब तक हमारी विविधता सुनिश्चित है, हमारी एकता भी सुरक्षित है। जब तक हमारी विविधता सुरक्षित है, तभी तक इस देश की एकता भी सुरक्षित है। 20वीं शताब्दी में देश के भीतर ही राष्ट्र निर्माण के इन अति महत्वपूर्ण मौलिक मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है। इस राष्ट्र निर्माण के इन अति महत्वपूर्ण मौलिक मूल्यों पर ही क्या किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। यह प्रहार अनेक रूप धारण करके हमारे सामने आता है। अनेक रूप से देखा जाए तो यह अनेक रूप धारण करके हमारे सामने आता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता की निंदा करना, बहुभाषावाद की निंदा करना, धर्मनिरपेक्षता की निंदा करना, बहुभाषावाद की निंदा करना और धर्मनिरपेक्षता नेहरू की इतनी बुलंद देन है कि इसको जड़ से हिला पाना बहुत मुश्किल होगा। धर्मनिरपेक्षता नेहरू की इतनी बुलंद देन है कि इसको जड़ से हिला देना क्या है, बहुत ही कठिन है। 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को संविधान की प्रस्तावना में जोड़कर तो राष्ट्रवाद की भावना को और भी पक्का किया गया है। राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसे और मुखर करने का प्रयास
किया गया है। तो यह रहा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका है कि भारत में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया एवं इसकी बाधाओं की समीक्षा कीजिए। देशी रियासतों का विलय की जो प्रक्रिया है और वहां आने वाली बाधाओं की समीक्षा कीजिए। वही प्रश्न है दूसरा, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत में देशी रियासतों के विलय में इनकी क्या भूमिका रही? तो रियासतों का भारतीय संघ में विलय, आपका मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत में रियासतों का विलय, देशी रियासतों का, और इसी रियासत के मिलाने में भाई वल्लभ भाई पटेल की एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहला प्रश्न यहीं से शुरू कि जम्मू कश्मीर 3 रियासतें कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, 3 रियासत को छोड़कर सभी रजवाड़ों के शासक 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में विलय के लिए राजी हो गए। केवल 3 रियासतें ऐसी थी, कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जितनी भी भारत में रियासतें थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत के विलय में राजी हो गए थे। मणिपुर के शासक ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मणिपुर का शासक भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर उनके द्वारा भी कर दिया गया था। यद्यपि बाद में यह मामला कुछ उलझ गया था, शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकल आया। तो कहने का मतलब मणिपुर में भी यह समस्या विद्यमान थी, लेकिन यह अपने आप निकाल लिया गया, वह मामला निकल गया। लेकिन 3 रियासतें कौन कौन सी? हमने कहा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की शासकें जो 15 अगस्त 1900 पहले से ही भारत में के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं की थी, यही एक मूल समस्या बनकर आगे भी जारी रही। भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय की उपलब्धि का श्रेय, अब इसे इन रियासतों के भारत में विलय का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो वह श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उनके सुयोग सचिव, ये भी ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सुयोग सचिव बीपी मेनन को माना जाता है। बीपी मेनन को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई और कूटनीति ने भारत को अनेक टुकड़ों में विभक्त होने से बचा लिया। भारत को अगर किसी ने बचाया तो वह कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल की देन थी कि अपनी चतुराई और कूटनीति के द्वारा भारत को अनेक टुकड़ों से होने से बचा लिया। ब्रिटेन के एक दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? मैनचेस्टर, यह एक समाचार पत्र मैनचेस्टर गार्जियन, मैनचेस्टर गार्जियन के संपादक ने लिखा, पटेल न केवल स्वतंत्रता के संगठनकर्ता थे बल्कि संघर्ष समाप्त होने पर नए राज्य के निर्माता भी थे। यह केवल स्वतंत्रता के, यह मैनचेस्टर गार्जियन के प्रमुख संपादक इस बात को कह रहे हैं कि पटेल न केवल स्वतंत्रता के केवल संगठनकर्ता थे बल्कि संघर्ष समाप्त होने पर नए राज्यों के निर्माता भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ही व्यक्ति एक साथ सफल विद्रोही तथा सफल राजमर्मज्ञ नहीं होता। सरदार पटेल इसके अपवाद थे। एक ही व्यक्ति एक साथ सफल विद्रोही तथा सफल राजमर्मज्ञ नहीं होता, लेकिन सरदार पटेल इसके क्या थे? अपवाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में अब यहां थोड़ा सा, वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, अधिवक्ता, राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, अधिवक्ता थे, राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। लोग उन्हें सरदार के नाम से
संबोधित करते थे। लौह पुरुष पटेल की स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों एवं रजवाड़ों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पटेल का जन्म नडियाद गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रहा वल्लभ भाई पटेल से संदर्भित। अब आते हैं जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित, जूनागढ़ क्या है? दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित एक राज्य था। इसमें मानवदार, मंगरोल तथा बाबरियावाड़ नामक जागीरें शामिल थी। इस जूनागढ़ में कौन कौन सी जागीरें थे? मानवदार, मंगरोल तथा बाबरियावाड़ नामक जागीरें शामिल थी। ये 3 जागीरें इस जूनागढ़ के अंतर्गत शामिल थी। इसके तथा पाकिस्तान के बीच में अरब सागर, इसके तथा पाकिस्तान के बीच में क्या था? अरब सागर था। और यहां 80% जनसंख्या हिंदू थी। उसके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो, इसके दीवान कौन थे? शाहनवाज। 80% जनसंख्या थी और इसके दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। मुस्लिम लीग के जाने माने सदस्य की सलाह पर जूनागढ़ के नवाब महाबत खान पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो गए। मुस्लिम लीग के जाने माने सदस्य कौन थे? शाहनवाज भुट्टो की सलाह पर, शाहनवाज भुट्टो की सलाह पर यह जूनागढ़ के नवाब, जिसे का नाम था महाबत खान, कहां शामिल, महाबत खान किसके साथ शामिल हो गए? पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए। महाबत खान कहां शामिल हो गए? पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए सम्मिलित हुए। इनकी मंशा थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। लेकिन वहां जनसंख्या कितनी थी? 80%। और वहीं के सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के कहा जाए उसके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो थे। और इन्हीं की मंशा से यहाँ का नवाब महाबत खान पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया। पाकिस्तान के उत्पन्न होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को शामिल होने की घोषणा की गई। जब पाकिस्तान ने इस सम्मेलन की स्वीकृति सितंबर माह में दी, तब भारत सरकार को आघात पहुंचा कि मोहम्मद अली जिन्ना यह जानते हुए भी कि हिंदू तथा मुसलमान एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। भाई पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ था? उसके पीछे मूल भावना है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। फिर भी उन्होंने जूनागढ़ के विलय का अनुमोदन कैसे किया? जब वो जानते थे कि भाई जूनागढ़ में 80% लोग हिंदू रह रहे हैं, तो फिर भी इसी के आधार पर उनका पाकिस्तान का मांग थी। और उन्होंने जूनागढ़ को किस आधार पर विलय किया? राजमोहन गांधी पटेल को इस बात का ज्ञान था कि अगर जूनागढ़ के पाकिस्तान में सम्मिलन को ऐसे ही जाने दिया, तब गुजरात में पहले से ही सिर उठाता सांप्रदायिक तनाव तीव्र हो जाएगा। यह बात क्लियर हो गई थी। अगर हम जूनागढ़ को इसी ही रूप में पाकिस्तान में जाने देंगे तो निश्चित है गुजरात की जो समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता की जो बातें हैं, यह और भी तीव्र हो जाएगी। यह ऐसा मानना था राजमोहन गांधी को। पटेल ने पाकिस्तान को सम्मेलन रद्द करने तथा जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के लिए समय दिया। पाकिस्तान ने जो यह बात कही थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाया जाए,
उसे रद्द करते हुए जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के लिए समय दिया। जूनागढ़ की जनता की अर्जी हुकूमत के आधार पर समलदास गांधी ने एक लोकतांत्रिक प्रवासी सरकार बनाई। अंततः पटेल गृहमंत्री ने जूनागढ़ की 3 जागीरों पर बलपूर्वक कब्जा करने का आदेश दिया। जूनागढ़ का दरबार जो पहले से ही आर्थिक विफलता का सामना कर रहा था, जूनागढ़ की जो सरकार थी आर्थिक रूप से तंगी में थी, वह आर्थिक विफलता का सामना कर रहा था, भारतीय सेनाओं का सामना करने की स्थिति में नहीं था। दिसंबर माह में जनमत संग्रह कराया गया और उसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान के स्थान पर भारत में शामिल होने के लिए अपनी पसंद को व्यक्त किया। 99% लोगों ने, जूनागढ़ के लोगों ने पाकिस्तान में न जाकर बल्कि भारत में सम्मिलित होने का अनुमति मत दिया। हैदराबाद के विलय पर वल्लभ भाई पटेल के योगदान को थोड़ा सा यहां भी देखा जाए। हैदराबाद का विलय, तत्कालीन भारत के केंद्र में हैदराबाद नामक विशाल राज्य स्थित था। भारत के केंद्र में कहां? हैदराबाद एक विशाल काय राज्य स्थित था। उस समय हैदराबाद की जनसंख्या 1,40,00,000 थी। उस समय जब की बात है तब उस समय हैदराबाद की जनसंख्या कितनी थी? 1,40,00,000, जिसमें 85% हिंदू थे। 1,40,00,000 जनसंख्या थी, जिसमें 85% लोग कौन थे? हिंदू थे। हैदराबाद का नरेश निजाम उस्मान अली खान था। इस समय कौन था? वहां का राजा कौन था? निजाम उस्मान अली खान था। और उसका ब्रिटिश राज के साथ सदैव एक विशेष संबंध रहा। इस नरेश का कहने मतलब कौन? निजाम उस्मान अली खान का ब्रिटिश राज के साथ एक विशेष संबंध रहता था। अब अंग्रेजों ने हैदराबाद को आधिपत्य का दर्जा देने से मना कर दिया। तब निजाम ने मुसलमान उग्रवादी कासिम रिजवी के प्रभाव में आकर स्वतंत्रता प्राप्त की ठान ली। हैदराबाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पटेल को यह विश्वास था कि हैदराबाद सहयोग के लिए पाकिस्तान पर आश्रित है और भविष्य में यह सदैव भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा बना रहेगा। अगर यह पाकिस्तान में चला जाएगा तो भारत की सुरक्षा के लिए सदैव एक खतरा बना रहेगा। पटेल का यह भी विश्वास था कि भारत की एकता के लिए भारत के साथ हैदराबाद का होना बेहद जरूरी है। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन की इस बात से सहमत थे कि शक्ति का तुरंत प्रयोग न किया जाए, इसलिए निष्क्रिय शांत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। निष्क्रिय शांत समझौते पर हस्ताक्षर, इस प्रकार का समझौता किसी अन्य नरेश के साथ, निष्क्रिय शांति जैसे समझौते किसी अन्य नरेश के साथ नहीं हुआ था जिसमें भारत में सम्मिलित होने का आश्वासन हो। निष्क्रिय समझौते नहीं हुए थे जिसमें भारत के साथ सम्मिलित होने का आश्वासन हो। फिर भी पटेल चाहते थे कि हैदराबाद यह आश्वासन अवश्य दे कि पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं होगा। यह चाहते थे कि हैदराबाद इस बात का अनुमति दे कि हम पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। माउंटबेटन तथा भारत के एजेंट के.एम. मुंशी ने निजाम के दूत के साथ वार्तालाप की। के.एम. मुंशी ने यहां वार्तालाप की, परंतु दोनों एक दूसरे के द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों से सहमत नहीं थे और निजाम ने भारत पर अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया।
दूसरी तरफ भारत ने निजाम पर यह आरोप लगाया कि हैदराबाद पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहा है और निजाम रजवी के रजाकार लड़ाकुओं को हिंदुओं को डराने तथा भारत के गांव पर प्रहार करने की छूट दे रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने समझौते के शीर्ष नामक एक बड़ी सूझबूझ के साथ, जिसके अनुसार रजाकारों को छिन्न भिन्न करने तथा हैदराबाद फौज पर अंकुश लगाना था, निजाम से चाहा गया कि वह जनमत संग्रह तथा संवैधानिक सभा के लिए निर्वाचन करवाए और आखिरकार उनको भारत में सम्मिलित होना था, जहां भारत को हैदराबाद के विदेशी मामलों को नियंत्रित करना था। वहीं इसी सौदे ने हैदराबाद को एक समानांतर सरकार स्थापित करने तथा सम्मेलन में देरी करने की अनुमति दे दी। सितंबर 1948 में मंत्रिमंडल की बैठक में पटेल ने निजाम के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भारत के नौ गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा प्रधानमंत्री नेहरू की स्वीकृति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की सरदार वल्लभ भाई कि हमें इन्हें इसी तरह से शक्ति के माध्यम से हम हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो इसकी स्वीकृति कौन कौन दे दिया? नेहरू के द्वारा दी गई और सरदार पटेल ने इस स्वीकृति को लेते हुए उसके पश्चात ऑपरेशन पोलो के अधीन, ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन पोलो के अधीन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो के हैदराबाद को पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहा है और निजाम रजवी के रजाकार लड़ाकुओं को हिंदुओं को डराने तथा भारत के गांवों पर प्रहार करने की छूट दे रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने समझौते के शीर्षक नामक इस सुझाव की बड़ी सूझबूझ के साथ, यहां आप देखेंगे ऑपरेशन पोलो के अधीन हैदराबाद को में अभी आपने पढ़ा कि हैदराबाद में पाकिस्तान से क्या मिल रहा था? हथियार प्राप्त कर रहा है। निजाम रजवी रजाकार लड़ाकुओं को हिंदुओं को डराने और भारत के गांव पर प्रहार करने की छूट दे रहा है। तो यहां समझौते हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सा शीर्षक मिला? समझौते के शीर्ष नामक सुझाव में बड़ी सूझबूझ के साथ, जिसके अनुसार राजकारों को छिन्न भिन्न करने तथा हैदराबाद पर अंकुश लगाना था। निजाम ने चाहा गया कि वह जनमत संग्रह तथा संवैधानिक सभा के लिए निर्वाचन करवाए और आखिरकार उनको भारत में सम्मिलित होना था, जहां भारत को हैदराबाद की विदेशी मामलों को नियंत्रित करना था। वहीं इस सौदे ने हैदराबाद को एक समानांतर सरकार स्थापित करने तथा सम्मेलन में देरी करने की अनुमति दे दी। सितंबर 1948 में मंत्रिमंडल की बैठक में पटेल ने निजाम के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भारत के नौ गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा प्रधानमंत्री नेहरू की स्वीकृति, यहीं से आइए, गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी तथा प्रधानमंत्री नेहरू की स्वीकृति सरदार पटेल ने ले ली और उसके पश्चात ऑपरेशन पोलो के अधीन हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। स्वतंत्र भारत द्वारा यह पहला भव्य सैनिक कार्यवाही थी और इसके बाद हैदराबाद तथा बरार रूपी नरेशी राज भारतीय संघ का एक एक भाग बन गए। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक भारतीय फौज ने हैदराबादी फौज तथा राजकारों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें हराया। सांकेतिक रूप से निजाम को हैदराबाद के मुखिया के रूप में रखा गया। माउंटबेटन तथा नेहरू द्वारा कूटनीति द्वारा एकीकरण उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य हिंसा के प्रारंभ से बचाना था। पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हैदराबाद की स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखा गया तब सरकार की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा और उसके बाद हैदराबाद में न हिंदू
न ही मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर पाएंगे। अगर उसको यथास्थिति स्थिति पर बनाए रखा जाएगा तो यह पूरी तरह से कहा जाए तो सरकार के ऊपर एक धब्बा लगेगा और उसके बाद न तो हैदराबाद में न ही हिंदू और न ही मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो कश्मीर का भारत में विलय 1 जनवरी 1948 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की इच्छा के विपरीत इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की आशंका से संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 35 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप दर्ज किया। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1948 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर, यह कार्य किसकी सलाह पर किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की इच्छा के विपरीत, यह इच्छा सरदार पटेल की कतई नहीं थी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो सलाह दे रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री द्वारा कार्य किया जाए। इनकी इच्छा के विपरीत इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान होने की आशंका से संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 34-35 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप दर्ज किया और इस बात का प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करें। क्या राय दिया कि इनका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। उन्होंने अपने आरोप में जिस प्रकार से माउंटबेटन ने हरसिंह को लिखे गए 26 अक्टूबर के पत्र में आश्वासन दिया था, भारत ने पुनः दोबारा यह आश्वासन दिया कि आक्रमणकारी को बाहर निकालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। यह एक ऐसा आश्वासन था जिसको लेकर यह पंडित जवाहरलाल के द्वारा दिया गया आश्वासन एक ऐसा आश्वासन था जिसको लेकर बाद में भारत पछताया और यह समस्या आज भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। यही था मूल कॉन्सेप्ट था जिसके लिए आज भी भारत इतने लंबे समय तक भोगा, सिरदर्द बनी हुई। 20 जनवरी 1948 को स्थित की खोजबीन करने तथा मध्यस्थता करने के लिए सुरक्षा परिषद ने भारत तथा पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग को स्थापित किया। 20 अप्रैल को परिषद ने आयोग की सदस्यता को 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 कर दिया। उसे कबीलाई सेना के वापस बुला लिए जाने के बाद उस स्थान पर पुनः शांति स्थापित करने, जनमत संग्रह कराने के लिए शक्ति संपन्न बनाया। पाकिस्तान के मंत्री सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा 7 जुलाई 1948 को इस बात को स्वीकार किए जाने पर कि उसके देश ने नियमित सेना कश्मीर में भेजी, UNCIP ने एक प्रस्ताव 13 अगस्त को पारित किया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों को कहा कि वे दोनों आपस में युद्ध विराम करने के बाद तथा पाकिस्तान के द्वारा नियमित सेनाओं तथा कबीलाई लोगों को पूर्णतः वहां से हटा लिया जाने के बाद उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराए। युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 को लागू हो गया, परंतु उसके बाद ही पाकिस्तान ने उस राज्य के 1/3 क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा। 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव पर आधारित होकर UNCIP ने 24 जनवरी को युद्ध विराम लकीर नियंत्रण करने के लिए भारत व पाकिस्तान में एक अनुश्रवण गुट भेजा। इस रेखा को 1972 में नियंत्रण रेखा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। 1950 के मध्य से ही सोवियत संघ अपनी वीटो शक्ति द्वारा यूएनओ में भारत का बचाव किया। 1950 से ही यूएनओ में
भारत का अगर किसी ने बचाव किया तो कौन? सोवियत संघ अपने वीटो द्वारा। यह मुद्दा तब से सुरक्षा परिषद में मृत अवस्था में रहा जब तक 1965 में दोबारा इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। यह आश्चर्य की बात है कि इस समस्या का समाधान न निकलने के बावजूद भी 1949 से 1965 तक भारत पाक सीमाएं अधिकतर शांत रही। 1965 के बाद भारत पाक संबंध तनाव पूर्ण रहे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय से कश्मीर मुद्दे को ऑक्सीजन प्राप्त हो गई थी। आज भी कश्मीर दोनों देशों के बीच समस्या का विषय बना हुआ है। मणिपुर का विलय 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले ही मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के राजा कौन थे? बोधचंद्र, विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा करने से पहले उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि राज्य की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। राज्य के लोग चाहते थे कि मणिपुर में विधानसभा का गठन किया जाए। जून 1948 में आम चुनाव के बाद विधानसभा अस्तित्व में आई। इस प्रकार मणिपुर में अब निरंकुश राजतंत्र ने संवैधानिक राजतंत्र का रूप ग्रहण किया। मणिपुर राज्य भारत का पहला ऐसा प्रदेश था जिसमें मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव को सभी बालिग स्त्री पुरुष को दिया गया। बिना किसी भेदभाव को मत देने का अधिकार दिया गया। भारत में विलय को लेकर मणिपुर विधानसभा में बहुत मतभेद रहा। मणिपुर कांग्रेस विलय के पक्ष में थी जबकि कई अन्य पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। सितंबर 1949 में भारत सरकार द्वारा महाराजा पर दबाव डाला गया कि वह तुरंत सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। महाराज ने विधानसभा को विश्वास में लिए बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। इसी वजह से भारत सरकार और मणिपुर राज्य के संबंधों में कुछ ऐसी कटुता पैदा हो गई जो लंबे काल तक समाप्त नहीं हो सकी। पांडिचेरी तथा गोवा का विलय। पांडिचेरी, कारिकाल, यनौन, चंद्रनगर 1950 के दशक में फ्रांस के उपनिवेश थे। दमन तथा दीव, दादर, नगर हवेली और गोवा पुर्तगाल के बस्तियां थी। मछलीपट्टनम, कोझिकोड, सूरत को अक्टूबर 1949 में भारत के साथ मिलाया गया। भारत तथा फ्रांस के बीच 1948 के एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि फ्रांस के भारत में पाए जाने वाले अन्य स्थानों में एक निर्वाचन द्वारा उनके राजनीतिक भविष्य को निश्चित किया जाएगा। 1948 में एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि फ्रांस के भारत में पाए जाने वाले अन्य स्थान, मतलब इस ढंग से जहां फ्रांस की और बस्तियां हैं, अन्य स्थानों में एक ही निर्वाचन द्वारा उनके राजनीतिक भविष्य को निश्चित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 2 मई 1950 को चंद्रनगर भारत को सौंपा गया। उसका 2 अक्टूबर 1955 को पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनौन, माहे, कारिकल 4 विदेशी बस्तियों को वास्तव में भारतीय संघ को हस्तांतरित कर दिया गया और ये पांडिचेरी को संघीय क्षेत्र बन गई। पुर्तगाल ने कूटनीतिक समाधान का विरोध किया और शक्ति को हस्तांतरित करने से मना कर दिया। भारतीय पलटनों द्वारा भूमियों पर कब्जा करने के बाद दादर तथा नगर हवेली को 1953 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया, परंतु गोवा, दमन और दीव को अब भी साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथों से छुड़ाना बाकी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा यूएनओ की सामान्य सभा ने आत्मनिर्णय करने का निश्चय किया, परंतु पुर्तगाल ने इसका विरोध किया। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन दीव को मुक्त करा लिया। 19 दिसंबर को पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 3000 पुर्तगाली सैनिक
युद्धबंदी बन गए। इस विजय के बाद भारत से यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश का अंत हुआ। 1987 में भारत सरकार ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। इस तरह से पुर्तगालियों का भारत पर जो उपनिवेश था, विदेशी शक्तियों का जो उपनिवेश था, वह समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब चला? जुलाई 1951 से जुलाई 1900। प्रथम पंचवर्षीय योजना जुलाई 1900 प्रथम पंचवर्षीय योजना जुलाई 1951 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अर्थशास्त्री, पत्रकारों और राजनेताओं के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ। देश के प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री के.एन. राय की राय यह थी कि भारत को बहुत तेजी से विकास करने की शीघ्रता से बचना चाहिए। तेजी से विकास करने की चाह में जो निर्णय लिए जाते हैं, उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया संकट में पड़ सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आकार अपेक्षाकृत छोटा था और इसका लक्ष्य देश के विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को समाप्त करना था। विभाजन के कारण खाद्यान्न का संकट था। पटसन और रुई पैदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। पटसन और रुई पैदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसलिए इस योजना में कृषि, सिंचाई योजनाएं और बिजली परियोजनाओं, भाखड़ा नंगल जैसी परियोजनाओं का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित 2378 करोड़ रुपए में से लगभग 45% धनराशि कृषि, सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं के लिए रखी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नंगल जैसी महान परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। यह प्रथम पंचवर्षीय के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। योजनाकारों ने यह भी अनुभव किया कि कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। भूमि का सुधार होना भी आवश्यक है। इससे बिचौलियों को समाप्त किया जा सका। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसानों का स्वामित्व नहीं था। भूमि के मालिक जमींदार होते थे, जो किसानों को पट्टों पर जमीन दिया करते थे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद भारत पर कृषि का स्वामित्व स्थापित हो गया, अर्थात राज्य और किसान के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश भर में सामुदायिक विकास योजनाएं आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत रेलवे, यातायात के अन्य साधनों के विकास के लिए 500 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन सुधार पर जोर दिया गया। यह योजना सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की दर से बढ़ोतरी हुई। भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, मेट्टूर बांध की प्रमुख योजनाएं इस अवधि के दौरान आरंभ की गई थी। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों की स्थापना प्रमुख लक्ष्य था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के विकास पर प्रमुख रूप से बल दिया गया था। यह कब के है? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारे कार्य
किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति उपभोग की दर 8% और विनियोग दर 2.3% की। इस अवधि में 45 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 16 मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में 8% की वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की गई। 380 मील रेलवे लाइन बिछाई गई। 430 मील की नवीनीकरण किया गया। यह आपका रहा प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से संदर्भित। स्वतंत्रता के समय विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद क्या रहे थे, उन्हें कैसे सुलझाया जाए। योजना आयोग द्वारा नए भारत के निर्माण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए थे, उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता के समय विकास के प्रमुख मतभेद क्या थे, उन्हें कैसे सुलझाया गया। योजना आयोग द्वारा नए भारत के निर्माण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए, तो यहां हेडिंग क्या डाला जाएगा, योजना आयोग। आइए, योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित शेष आयोगों तथा अन्य आयोगों से भिन्न था। योजना आयोग एक ऐसा आयोग जो अन्य आयोगों से क्या था, बिल्कुल अलग था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से की थी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने अपने एक प्रस्ताव के माध्यम से की। यह आयोग सरकार के सलाहकार की भूमिका, यह आयोग सरकार के किस भूमिका के रूप में है, एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। योजना आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था और इसका सुझाव तभी प्रभावित होते थे जब मंत्रिमंडल उन्हें स्वीकार करे। यह एक काम था, एक सुझाव देना था और वह तभी सुझाव मान जो मंत्रिमंडल उसको स्वीकार करता था। जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरों का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस आयोग में यह था जिसकी वजह से योजना आयोग का सुझाव आया था, योजना आयोग का प्रस्ताव आया था। उसमें यह कहा गया था क्या कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसे समाज रचना को बनाते, राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा, एक कल्याणकारी कार्य करेगा जो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि इसमें सर्वसामान्य की भलाई हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन और उत्पादन के साधन एक जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। यह कहा गया था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नियोजन। योजना आयोग आरंभ से ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता था। उपाध्यक्ष पद पर देश के विख्यात अर्थशास्त्री एवं वित्त विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग में 10-12 व्यक्ति और होते थे। इनमें 5-6 मंत्री भी शामिल थे, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, योजना राज्य मंत्री।
योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। वास्तव में यह कहानी अपने आप में बड़ी रुचिकर है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक जैसे उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। निजी निवेशक और उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े उद्योगपति क्या चाहते हैं कि एक खुली अर्थव्यवस्था हो जहां पूंजी के प्रवाह पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक वर्ग एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया जाता है। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेशकों के क्षेत्र में बड़े प्रयास करे। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था के मार्ग पर चले। भारत के स्वतंत्र होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा मार्ग और राजनीति अपनाएगा, यह निर्णय करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। कौन सी योजना आयोग ने इसमें एक प्रभावकारी भूमिका निभाई। नियोजन का अर्थ, नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य को आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। नियोजन का अर्थ होता है कि सभी संसाधनों, मानवीय और प्राकृतिक, की व्यापक जांच पड़ताल करके यह निर्णय लिया जाए कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उत्पादित वस्तुओं का नियोजन किस ढंग से किया जाएगा। यह निर्णय किया गया कि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बाजार की शक्तियों और पूंजीपतियों को सौंप देना नहीं है। वह स्वतंत्रता के तत्काल बाद देश में पूंजी का अभाव था। पूंजी की मात्रा यदि कम हो तो उत्पादन में वृद्धि करना उतना ही कठिन होता है। फलस्वरूप आर्थिक विकास भी बहुत अधिक नहीं हो पाता। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आ सके। योजना आयोग की भूमिका और कार्य। आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के संसाधन कितने हैं उनका अनुमान लगाना, योजनाएं बनाना, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण, कृषि को प्राथमिकता दी जाए, भारी उद्योगों को अथवा स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए, साक्षरता पर योजना काल के दौरान हुई प्रगति का मूल्यांकन करना, जिससे विभिन्न योजनाओं पर किए जाने वाले परिव्यय में परिवर्तन किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को दो भागों में बांट दिया जाता था। इसका एक भाग योजनाओं पर व्यय किया जाता था तो दूसरा भाग जो है गैर योजनाओं पर। योजना आयोग के आरंभिक कदम। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी ओर से एक प्रपत्र तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आय और व्यय की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक भाग व्यय का था, इसके अंतर्गत वार्षिक आधार पर दैनंदिन मदों पर व्यय करना था। दूसरा भाग योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं के ध्यान में रखते हुए इसे 5 वर्ष की अवधि में व्यय करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक लाभ यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी वर्ष नवंबर में एक योजना का वास्तविक प्रपत्र भी जारी किया गया। इससे देश में
उत्तेजना का वातावरण पैदा हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लोग जैसे कि बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक विचार विमर्श किया। नियोजन को लेकर देश में जो उत्तेजना पैदा हुई थी वह 1956 से चालू रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह वातावरण बना रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का निर्णय किया। थोड़ी देर के लिए क्या किया? विराम देने का निर्णय किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सत्य है कि इस समय भारत की आर्थिक विकास की नींव पड़ चुकी थी। इन योजनाओं के माध्यम से देखा जाए तो भारत में एक आर्थिक विकास की नींव पड़ चुकी थी। इसी के साथ ही बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।